अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्योरेटिकल वाले पोर्शन की तरफ में शिफ्ट किए, एंड की तरफ में है। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल सेल और कॉमर्शियल बैटरी, इनमें क्या फ़र्क है। जनरली हम लोग सेल और बैटरी दोनों एक ही समझते हैं, और जनरली सेल को बैटरी ही बोलते हैं। सेल एक इंडिविजुअल यूनिट को कहा जाता है एंड बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि एक से ज़्यादा सेल अगर जुड़े हुए हों तो उस कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है। जैसे अगर आपके घड़ी में लगा होता है AA, AAA साइज का जो सेल लगा होता है, सीधे जाते हैं स्टेशनरी जनरल आइटम का जो दुकान होता है उसके पास में, बोलते हैं कि पेंसिल बैटरी दे दीजिए, ठीक है, और वो भी निकाल करके दे देता है। ये बोलना गलत है, वो पेंसिल बैटरी नहीं है, वो क्या है, सेल है। ठीक है, आप पेंसिल बोल रहे हैं क्योंकि पेंसिल जैसा उसका शेप है, लेकिन वो सेल है ना कि बैटरी है। इन्वर्टर में आपका बैटरी लगा होता है, क्योंकि इन्वर्टर में वो आपका एक नहीं है, कॉम्बिनेशन है। कभी आप देखोगे तो इन्वर्टर वाले बैटरी में 6 अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। जब डिस्टिल वाटर डालना होता है तो आप एक में डालोगे तो दूसरे में नहीं चला जाएगा, 6 में अलग अलग डालना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली 6 हैं और वो अंदर से एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, और एक सेल 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो वहाँ पर 2 2 2 इस तरीके से 6 को जोड़ दिए तो कितना वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो अब ये ध्यान दोगे, सेल कहने का मतलब एक सिंगल यूनिट, और बैटरी कहने का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक से ज़्यादा सेल होते हैं। तो इनको यूज के अनुसार से 2 कैटेगरी में बांटा गया है, क्या सेल हो या बैटरी हो, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी उन्हें कहा जाता है विच बिकम डेड आफ्टर यूज, यानी जो कुछ समय के बाद में यूज करने पर डेड हो जाता है, उन्हें प्राइमरी कहते हैं। एंड द सेल और बैटरी विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, यानी कि जिसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, विच इज रिचार्जेबल इन नेचर, उन्हें सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी कहा जाता है। जैसे आप ये बताओ, इन्वर्टर में जो लगा हुआ होता है बैटरी, वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा? क्यों सेकेंडरी? क्योंकि ये रिचार्जेबल नेचर का है, उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन इस घड़ी में, वॉल क्लॉक में जो लगा होता है वो प्राइमरी। आप लगा दिए रिचार्जेबल, वो अलग बात है, बट जनरली जो यूज करते हैं वो क्या होता है, प्राइमरी। आपके मोबाइल में जो लगा होता है वो सेकेंडरी, क्योंकि डिस्चार्ज होता है तो फिर से उसको रिचार्ज करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी सेल, व्हाट इज सेकेंडरी सेल, डिफाइन विद सुटेबल एग्जांपल, या डिफरेंस भी कहा जाए तो वहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब बोलो, यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत? हम लोग को ये चारों सेल पढ़ना है, ड्राई सेल पढ़ना है, मरकरी सेल पढ़ना है, यानी कि प्राइमरी सेल का पार्ट हो गया, लीड स्टोरेज सेल और निकल कैडमियम स्टोरेज सेल पढ़ना है, ये सेकेंडरी सेल का पार्ट हो गया। अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी सेल में 3 पार्ट होता है, एक एनोड, दूसरा कैथोड और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट, और इन्हीं के बारे में हम लोग को याद रखना है कि उस सेल में एनोड कौन था, कैथोड कौन था, इलेक्ट्रोलाइट कौन था, और दूसरा पार्ट उसका सेल रिएक्शन, यानी एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, इनके बारे में। पहले थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। ड्राई सेल हम आप सब लोग देखे हैं, में भी हो सकता है कि बचपन में आप ड्राई सेल का ऑपरेशन भी किए होंगे, फाड़ करके देखे होंगे, करना चाहिए, ठीक है। बचपन का ये सब इवेंट जो है, वो एक सब घटनाएं जो हैं, डांट पड़ती है पेरेंट्स से, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा आपका साइंटिफिक अप्रोच की तरफ में बढ़ावा देता है, देखने के लिए मिलता है कि ये है क्या। तो जो सेल हम लोग ड्राई सेल खरीद करके लाते हैं, तो वो 2 तरीके का होता है, एक ऑर्डिनरी और दूसरा स्पेशल। दोनों में फ़र्क क्या है? प्राइस में थोड़े सा का फ़र्क पड़ता है, कंपोजिशन सेम है, ठीक है, लाइफ टाइम सेम होगा उसका। फ़र्क ये पड़ता है कि ऑर्डिनरी में जिंक के ऊपर में पेपर का लेयर लगा होता है, और स्पेशल में इसके ऊपर में एल्युमिनियम का एक सील डाला हुआ रहता है, ठीक है। यानी जो एल्युमिनियम का लगेगा आपको, तो वो ऊपर से मेटल डाला हुआ है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो स्पेशल बैटरी है, और जहाँ पेपर लपेटा हुआ है वो ऑर्डिनरी है। यही है दोनों में फ़र्क। उसके पीछे का रीज़न आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है, प्राइस क्यों बढ़ गया, उसके बारे में। अगर आप हटाएंगे उसके कवर को, तो सबसे पहले आपको सिल्वर कलर का एक कंटेनर दिखाई देगा। ये सिल्वर कलर का दिख रहा है, सिल्वरी कलर है, लेकिन एक्चुअली सिल्वर नहीं, जिंक है। और ये जिंक कंटेनर एनोड के रूप में काम करता है। एनोड
और एनोड के ऊपर में कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। आप देखेंगे अभी तो बैटरी में मार्क किया हुआ रहता है वहां पर निगेटिव। और इसी के अंदर में अगर आप बीच से फाड़ते हैं, इसको बैटरी को निकालते हैं, तो एक ब्लैक कलर का रॉड दिखाई देगा। ये ग्रेफाइट रॉड होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप्स है, इसलिए इसे कार्बन रॉड भी कहते हैं। और इनके चारों तरफ में एक लेयर लगा हुआ होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर का, इसके साथ में ये लगा हुआ है यहां पर। ये आपका ग्रेफाइट रॉड, और यहां पर ये है पाउडर ऑफ MnO2 एंड कार्बन। और ये दोनों कलेक्टिव फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में कैथोड के रूप में काम करता है। अगर आप ये बोल दें कि ये कार्बन रॉड कैथोड के रूप में काम करता है तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है। आगे जब हम लोग सेल रिएक्शन देखेंगे तो वहां पर कार्बन में रिडक्शन नहीं हो रहा है, MnO2 रिड्यूज हो रहा है। तो अगर आप कार्बन को कैथोड कहेंगे तो टेक्निकली वो गलत हो जाएगा। कैथोड हो गया ये पूरा कॉम्बिनेशन, यानी कि कार्बन रॉड विच इज सराउंडेड बाय द पाउडर ऑफ MnO2 एंड कार्बन। और इसके साथ में इसमें एक पेस्ट डाला हुआ होता है अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl का। यहां पर ये NH4Cl है और ये किस रूप में काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। और यहां एनोड के फॉर्म में किसका यूज किया हम लोग? जिंक का। ये कैथोड है और कैथोड के ऊपर में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए बैटरी में देखोगे तो नीचे में निगेटिव लिखा रहता है और ऊपर में पॉजिटिव। और इसी के ऊपर में एक कैप लगा हुआ होता है, पीतल का लगा हुआ रहता है। वो इसलिए क्योंकि अगर ग्रेफाइट डायरेक्ट रहेगा तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, तो जितनी बार आप बैटरी को लगा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो ये घिसेगा, और घिसेगा तो जहां भी जाएगा वहां ब्लैक स्पॉट छोड़ेगा, ठीक है, गंदा होगा वहां पर। तो इसलिए एक तो कवर किया हुआ रहता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये कैप लगाया हुआ रहता है। ये इतना पार्ट इसके कंस्ट्रक्शन में होता है। जब आप रिएक्शन कराते हैं तब उस कंडीशन में ये जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। जिंक ऑक्सीडाइड होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। आप पहले ये डायग्राम बना लीजिए, फिर सेल रिएक्शन बताते हैं। एनोड हाफ रिएक्शन, यानी एनोड पे रिएक्शन होगा, एनोड हाफ रिएक्शन। जिंक ये ऑक्सीडाइड होगा Zn2+ और साथ में रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, या ये 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं कैथोड पर रिएक्शन होता है MnO2 और अमोनियम आयन NH4+, जो इलेक्ट्रोलाइट से आया है। ये MnO2 पाउडर कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ था, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट कर जाता है MnOOH और साथ में बनेगा NH3। ये एनोड हाफ रिएक्शन, ये कैथोड हाफ रिएक्शन, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ओवरऑल सेल रिएक्शन। लेकिन बताए थे कि ओवरऑल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, और यहाँ कितना है? 2। क्या बताओ क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। देखो बचा हुआ क्या रह गया यहाँ पर? Zn, यहाँ 2 MnO2 प्लस 2 NH4+, इट गिव Zn2 प्लस 2 MnOOH प्लस 2 NH3। यानी जिंक जो कंटेनर था वो जिंक आयन में कन्वर्ट कर गया, MnO2 जो है वो रिड्यूस करके MnOOH में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। अमोनियम आयन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट कर गया, NH3 में कन्वर्ट किया। अब उसकी वजह से क्या होता है, ये जो जिंक है वो सॉल्यूशन में जा रहा है, जिंक आयन के फॉर्म में पेस्ट में जा रहा है, तब इनका थिकनेस जो है वो कम होने लगता है। नया बैटरी खरीद करके ले आओगे तो अगर ऑर्डिनरी भी है तो उसको दबाओगे तो वह हार्ड लगेगा, लेकिन अगर वो डेड हो गया तो कहीं से दबाओगे तो मे भी हो सकता है कि अगर ऑर्डिनरी है, पेपर का लेयर है, तो आपको फील होगा कि वो पूरा का पूरा दब गया। पेपर हटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर का ब्लैक मटेरियल जो है बाहर आ गया।
रीजन ये है कि वहां का वो जो जिंक है वो कहाँ चला गया है, सॉल्यूशन में चला गया है। अब ये जो मटेरियल है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ जो बाई प्रोडक्ट वगैरह जो बन रहे हैं ये कोरोसिव नेचर का होता है, और कोरोसिव नेचर होने की वजह से अगर किसी मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो उस मेटल को कोरोड कर देगा। मे भी आप नहीं देखे होंगे, लेकिन घर जाना तो अपने फैमिली मेंबर से बात करना। पहले टॉर्च लोग इस्तेमाल करते थे, और जनरली जो है पीतल का टॉर्च आता था, मेटल का आता था, एल्युमिनियम का आता था, और अधिकांश के घर में देखोगे तो एल्युमिनियम और पीतल का वो टॉर्च जो है उसका बॉडी जो है उसमें छेद नजर आता था। ठीक है, होता क्या था कि बैटरी यूज कर रहे हैं, और यूज करने के बाद में वो लीक करके लिक्विड अगर मेटल के कांटेक्ट में आ जाता था, पता नहीं चलता था, तो अंदर अंदर कोरोड कर रहा होता था। और जब आपको पता चला कि कोरोड कर रहा है, छेद हो गया है, या टॉर्च पर हाथ डाले तो अचानक वो छेद हो गया, क्योंकि अंदर से तो वो कोरोड हो चुका था। तो अधिकांश घर में वो नजर आता था। तो कई लोग इस बात से अलर्ट रहते थे क्या, कि हर दिन खोल करके पहले बैटरी चेक करते थे। बैटरी नहीं, एक्चुअली वो क्या है, सेल है, उसको चेक करते थे कि कहीं ये डेड तो नहीं हो गया, कहीं गीला तो नहीं हो गया, कहीं लीक तो नहीं कर रहा है। अब इस डिसएडवांटेज को रोकने के लिए स्पेशल बैटरी आया। स्पेशल बैटरी में वो जो पेपर का लेयर लगा हुआ रहता था, उसके ऊपर में एक मेटल का लेयर डाल दिया गया, यानी कि लीक होकर के जो केमिकल जाएगा तो डायरेक्ट आपके ट्रांजिस्टर और टॉर्च को डैमेज नहीं करेगा, वो उस कंटेनर के अंदर में ही रहेगा। और वही काम करता था वो, यानी कि ड्राई में और स्पेशल में बस इतना ही का फर्क था। तो अंदर अंदर है, एकदम पूरी तरह से डेड हो गया, लाइट नहीं दे रहा है, तो आप निकाल के फेंक देते थे। जबकि वहां पर क्या होता था कि वो काम कर रहा होता था, तब तक जो है लिक्विड निकलना शुरू हो जाता था। और जब काम कर रहा है तो आपका ध्यान नहीं जाता है, लगता है कि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, अंदर 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 रिएक्शन हो रहा है, तो वो कोरोड करता था। तो इस वजह से ऑर्डिनरी के ऊपर में एक लेयर लगा करके उसको स्पेशल बैटरी में कन्वर्ट किया गया। अभी आज के डेट में जिसको हम लोग पेंसिल सेल या पेंसिल बैटरी बोलते हैं, वो तो सब मेटल का ही लेयर लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसमें नहीं रहता है, तो वो आपका जो है अचानक डेडिंग हो जाता है। रिमोट में यूज कर रहे हैं तो अचानक आपको लग रहा है कि अब वो डिले कर रहा है। अभी तो रिमोट सेंस करके बताता भी है, टीवी का स्क्रीन पर भी आएगा कि आप अपने रिमोट का बैटरी जो है वो चेंज कीजिए। ठीक है, वो आउटपुट इजी दिखाता है। टेक्नोलॉजी एडवांस होता चला जा रहा है। ठीक है, वो दिखाता है सब कुछ। तो ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए। द अमोनिया formed in the reaction, the ammonia formed in the reaction combined with zinc ion, to form a complex, यानी अमोनिया गैस के फॉर्म में बाहर नहीं निकलता है, ये इस जिंक आयन के साथ कंबाइन कर लेता है, यानी Zn2+ और 4 अमोनिया ये कंबाइन कर कॉम्प्लेक्स बनाता है ZnNH3 4 और 2+। अब इसका नाम क्या होगा, टेट्रामाइन जिंक कहा जाता है, 2 आयन। अब ये कैसे होगा, इसके बाद का जो चैप्टर है वहां पर हम लोग सीखेंगे। यहाँ अभी सिर्फ ये जान करके चलें कि ये कॉम्प्लेक्स बनाया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। नोमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ वहां पढ़ेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। एनोड हाफ रिएक्शन, जिंक अमलगम 2OH-, ये कन्वर्ट करता है जिंक ऑक्साइड में, H2O में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। देखो तो इक्वेशन बैलेंस है, जिंक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2। कैथोड पर रिएक्शन होगा, कैथोड हाफ रिएक्शन HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट कर जाएगा Hg प्लस 2OH-। देखो तो ये इक्वेशन बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 ठीक है, ऑक्सीजन 2 ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ओवरऑल सेल रिएक्शन। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन H2O
2OH माइनस 2OH माइनस, यानी कि बचा हुआ क्या रह गया, Zn मरकरी है, बताते हैं अभी क्यों ये लिखा गया है, प्लस HgO, इट गिव ZnO प्लस Hg, यानी एक जिंक कन्वर्ट कर गया जिंक ऑक्साइड में और मरकरी ऑक्साइड कन्वर्ट कर गया मरकरी में। अमलगम एलॉय को कहा जाता है, एलॉय ऑफ मेटल विथ मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। अगर जिंक को मरकरी के साथ मिला दिए तो जिंक अमलगम, सिल्वर को मरकरी के साथ में मिला दिए तो सिल्वर अमलगम। एलॉय समझते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल। तो यहाँ ये जिंक ही इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, उसमें मरकरी मिक्स कर दिया गया है, एलॉय बना दिया गया है, इसलिए इंडिकेट किया गया है Hg के रूप में। ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए यहाँ जिंक लिखा गया है, लेकिन इस तरफ में सिर्फ क्या लिखा गया है, जिंक ऑक्साइड, वो जिंक अमलगम का है। रिएक्शन लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। अब इस रिएक्शन में ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट लिया गया था, ये आपका एनोड है और ये क्या है, कैथोड। जबकि इस वाले ड्राई सेल में देखोगे तो यहाँ ये एनोड है, ये कैथोड है और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड था। तो ड्राई सेल जब आप यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी चेंज करता है, और हम लोग नर्स्ट इक्वेशन में पढ़े हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो ड्राई सेल जब आप यूज करोगे तो जैसे जैसे समय बीतेगा इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल यानी E0 सेल का वैल्यू जो वो घटने लगता है। ये घड़ी में भी लगा हुआ है, वॉल क्लॉक में लगा हुआ है, तो दीवार घड़ी का टाइम जो है वो आपका स्लो होने लगेगा, तो आपको आइडिया लग जाता है कि अब इसको बैटरी जो है वो रिप्लेस करने का टाइम आ गया। टॉर्च में यूज कर रहे हैं आप तो इसका लाइट कम देने लगेगा, ट्रांजिस्टर में अगर आप यूज कर रहे हैं तो साउंड इंटेंसिटी जो वो घटने लगेगा, आवाज़ जो है वो कम होने लगेगा, तो ये इंडिकेट करता है। बट मरकरी सेल का एडवांटेज ये है कि ये थ्रू आउट लाइफ यूनिफॉर्म सेल पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, यानी कि जब तक इसका लाइफ है तब तक आपका यूनिफॉर्म सेल पोटेंशियल। जैसे अगर आपके रिस्ट वॉच में वो बटन सेल लगा हुआ है तो स्लो नहीं होगा, अचानक आपको पता चलेगा कि इसका घड़ी अब टाइम जो है रुका हुआ है, वो टाइम देना बंद कर दिया है, क्योंकि जब तक उसका लाइफ है तब तक। और रीजन उसके पीछे में क्या है, रीजन ये है कि इसके पूरे सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। पहले वाले में इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट वाले में फर्स्ट रिएक्शन, ये तो अभी इसका देख रहे हैं, मरकरी सेल का देखेंगे तो फर्स्ट वाले में OH कंज्यूम हुआ, लेकिन दूसरे वाले में OH क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो जितना कंज्यूम हुआ उतना ही रिलीज हो गया, यानी कि नेट चेंज जो है वो 0 हो गया। लिखे नोट में लिखवाते हैं, यानी लीड स्टोरेज सेल जो हम लोग घर में यूज करते हैं, हम लोग एक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, बैटरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक वाला पार्ट निकाल दो, ठीक है। अब उसमें नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं लीड के, इस तरीके से लीड प्लेट्स, और इसी के साथ में लीड ऑक्साइड का प्लेट्स होता है, लीड ऑक्साइड प्लेट्स, और इन्हें डाला हुआ रहता है एक सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड में, इस तरीके से। यहाँ ये H2SO4 सॉल्यूशन, यहाँ ये है आपका लीड प्लेट, PV प्लेट, जो किस रूप में काम कर रहा है, एनोड। एनोड कहने का मतलब कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। और ये जो डाला गया है वो लीड ऑक्साइड यानी PbO2, जो किस रूप में काम कर रहा है, कैथोड के फॉर्म में। कैथोड यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज, और इस जगह पर जो सॉल्यूशन लिया गया है वो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिनका कंसंट्रेशन 38% होता है। पढ़े हम लोग W/W, V/V, W/V, ठीक है। ये ऐसे लैब में जो अवेलेबल होता है कंसंट्रेटेड वो 68% होता है। तो इसलिए आप देखते हो कि बैटरी में हम लोग पानी डालते हैं, पानी डालने का मतलब ये हुआ कि एसिड को हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया है, तो उसके कंसंट्रेशन को कम किया है। और बाकी डिस्कस किए थे हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे तो उस वक्त में मोलर कंडक्टेंस में। ये कंस्ट्रक्शन हो गया लीड स्टोरेज सेल का। आप देखोगे कभी दानापुर वगैरह में भी बस स्टैंड के पास से जाओगे तो वहाँ पर बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, बैटरी असेंबल भी करता है, बनाता भी है। आप वहाँ पर जाएंगे, बात करेंगे कि हमको बैटरी बनवाना है, तो बैटरी का वो प्राइस रेंज जो बताएगा तो बोलेगा कि ये रेंज पड़ेगा, इतने प्लेट्स का बैटरी बनाएंगे तो
यानी कि जितना नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ा देगा, बैटरी का साइज बड़ा हो जाएगा, बैटरी का बैकअप बढ़ जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि बैटरी का बैकअप इनके सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है कि लीड और लीड ऑक्साइड के प्लेट्स का कितना है। जैसे 12 वोल्ट आपका ये भी जनरेट कर रहा है, और आप बाइक में जो लगाते हैं वो भी 12 वोल्ट का होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? यही प्लेट का साइज। यहाँ प्लेट का साइज बड़ा है तो इसका बैकअप ज़्यादा है। दोनों 12 वोल्ट ही दे रहा है, क्योंकि इसमें भी 6 सेल जोड़ा हुआ है इंटरनली, और आपके बाइक वाले में भी 6 सेल इंटरनली जोड़ा हुआ है, ठीक है, तो भी 12 वोल्ट दे रहा है। पहले आप, अभी तो चेंज कर दिया गया, अभी यहाँ पर जो पेस्ट के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट होता था, नहीं तो पहले बाइक वाले में भी आपको डाइल्यूट वाटर, डिस्टिल वाटर डालना पड़ता था, उसको भी डाइल्यूट करना पड़ता था, उसका भी छोटा छोटा कैप रहता था, उसको निकालना पड़ता था, ठीक है। आप पता नहीं देखे कि नहीं देखे हैं, अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब तो बाकी का 4 व्हीलर वगैरह में भी जो वो ड्राई इलेक्ट्रोलाइट आता है, ठीक है, वो चेंज किया है। नहीं तो पहले सब जगह पे जब आप सर्विसिंग कराने के लिए बाइक का जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी चेक करता था, और उसमें भी फिर वो डालता था। हाँ, अगर कंसंट्रेशन डाउन है या ज़्यादा हो गया है तो उसको डिस्टिल वाटर डाल करके डाइल्यूट करता था। तो ये होता है, दोनों को आप जोड़ दो। अगर बाइक वाला ला करके यहाँ इन्वर्टर में जोड़ देंगे तो आपका लाइट जलेगा, लेकिन बैकअप कम देगा। हो सकता है कि स्विच ऑन करें और तुरंत पिंक पिंक करके डिस्चार्ज कर जाए। इसको भी आप ले जाकर मोटरसाइकिल में जोड़ देंगे तो आपका मोटरसाइकिल का हॉर्न बजेगा, लेकिन शर्त ये रहेगा कि ये आपके सीट पर रहेगा और आप नीचे रहिएगा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बचेगा, उसी के लिए बनाया गया है। तो वो बैकअप उसके अनुसार से बढ़ता है। तो नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं, और ये प्लेट इस तरीके से होता है, अरेंज होता है, लीड और लीड ऑक्साइड प्लेट्स। अब इनके बीच का रिएक्शन कैसे होता है जो समझते हैं। एनोड हाफ रिएक्शन, एनोड पर एनोड हाफ रिएक्शन, इसको ब्रेक करके हम बताते हैं। ये लीड प्लेट जो है वो ऑक्सीडाइज करता है Pb2+ आयन में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये लीड आयन चला गया सॉल्यूशन में प्लेट से, और सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये Pb2+ सल्फेट आयन के साथ कंबाइन कर लेता है और कन्वर्ट कर गया किस में? PbSO4 में। ये पूरा दोनों रिएक्शन एनोड पर ही हुआ है। अब दोनों को ऐड करते हैं तो देखो, तो यहाँ पर भी Pb2+ है और यहाँ भी Pb2+ है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा? Pb+SO4 2-, इट गिव PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो कई जगह आप देखोगे, एनसीईआरटी में भी देखोगे, तो एनोड पर यही रिएक्शन लिखा है डायरेक्ट, यानी कि लीड सल्फेट आयन के साथ कंबाइन कर लीड सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप में पूरा होता है, वो हम तोड़ के बताएं। उसी तरीके से कैथोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन यहाँ यूज किया गया है PbO2, ये 4H+ + 2 इलेक्ट्रॉन ये लेकर ये कन्वर्ट कर जाता है Pb2+ + 2H2O में, वाटर में। देखो तो इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पर 4+ और 2- यानी कि 2+, इधर में भी 2+ है। लीड 1 ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, ये भी सॉल्यूशन में गया, और सॉल्यूशन में पहले से सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इनके साथ में ये सल्फेट आयन के साथ कंबाइन कर लिया और फॉर्मेशन कर लिया लीड सल्फेट का, PbSO4 का। दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर भी जो कॉमन है वो कट जाएगा, Pb2+ और Pb2+। देखो तो क्या बचा यहाँ पर? PbO2 + 4H+ + SO4 2- + 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव PbSO4 + 2H2O। अब इसमें कंफ्यूज मत करना कि सर H+ कहाँ से आया। सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉल्यूशन में जाएगा वही तो आयोनाइज करेगा। ये कैसे आयोनाइज करता है? 2H+ + SO4 2-, यानी कि एक सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन आयन बनता है। और देखो यहाँ पर इस जगह पर भी सल्फेट कंज्यूम हुआ और यहाँ भी कंज्यूम हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 4H+। तो ये रिएक्शन था एनोड का और ये रिएक्शन था कैथोड का। ओवरऑल लिखने के लिए दोनों को एक साथ में लिखना होगा, यानी एनोड हाफ रिएक्शन में PbSO4 2-,
इसके साथ कंबाइन कर फॉर्मेशन किया किसका, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड हाफ रिएक्शन में PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट किया किस में, PbSO4 प्लस 2H2। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां पर क्या बचा ओवरऑल सेल रिएक्शन में, Pb प्लस PbO2 प्लस यहां पर 4H प्लस ये SO4 कैंसिल नहीं होगा, दोनों सेम साइड में है तो ऐड हो जाएगा, क्या लिखेंगे 2SO4 2 माइनस। और इस साइड में देखो ये भी PbSO4 ये भी PbSO4, क्या लिखेंगे 2 PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन है और ये सल्फेट आयन है, इसी को हम लोग कंबाइन करके और ऐसे भी लिख सकते हैं Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 it give 2 PbSO4 प्लस 2H2O, यानी एनोड, कैथोड और ये इलेक्ट्रोलाइट, ये कंबाइन कर कन्वर्ट कर गया लीड सल्फेट में और वाटर में। तो स्टार्ट जब किए आप तो आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड था, लेकिन जैसे जैसे बैटरी कंज्यूम हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये लीड सल्फेट और किस में कन्वर्ट कर रहा है, वाटर में। वहीं अगर आप इसे रिचार्ज करते हैं तो जब रिचार्ज करेंगे तो इस कंडीशन में चूंकि ये सेकेंडरी सेल है, रिचार्जेबल है, तो फिर ये रिवर्स रिएक्शन शो करेगा, फिर ये फॉर्मेशन करेगा लीड का, लीड ऑक्साइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। यानी कि इस बैटरी उस कंडीशन में ज़्यादा डेंजरस होगा जब यह फुल्ली चार्ज है, क्योंकि फुल्ली चार्ज में इसमें क्या प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड, और जब डिस्चार्ज है तब तो बचा लीड सल्फेट और क्या बचा है, वाटर। हालांकि लीड सल्फेट भी एसिडिक नेचर का होगा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो डिस्चार्ज वाटर का पानी अगर गिरा है तो कम नुकसान करेगा, लेकिन अगर वो फुल्ली चार्ज है तब आपको ज़्यादा डैमेज करेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा डैमेज करेगा आपका लैब में, जो केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं वो, क्योंकि ये तो 38% है और वो आपका 68% है जो कंसनट्रेटेड है वो। ये तो आपको जैसे ही आप स्किन के कांटेक्ट में आएगा आपको जलन महसूस होगा, तुरंत आप पानी से धो लीजिए, कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो जो है वो जहाँ पे गिरेगा वहाँ जला ही देगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, टेक प्लेस एज फॉलोज। इक्वेशन लिखिए, टेक प्लेस एज फॉलोज। एनोड पर ये कैडमियम इस्तेमाल किया गया, कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर गया, और कैथोड हाफ रिएक्शन में हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड होता है, NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव NiOH होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। देखो तो इक्वेशन बैलेंस है, ऑक्सीजन 2N2 4, 2N2 4, हाइड्रोजन 4 बैलेंस है। अब बताओ ओवरऑल लिख सकते हो, यानी याद रखना है आपको हाफ सेल ही, ओवरऑल तो ऐड कर देना है, जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 2OH माइनस कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या यहाँ पर CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O। ये डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि जब आप इसे यूज कर रहे हैं तब ये कन्वर्ट किया CdOH होल ट्वाइस प्लस NiOH होल ट्वाइस, और जब आप इसे रिचार्ज करेंगे तब फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, ऑन रिचार्जिंग रिवर्स रिएक्शन होगा यहाँ पर। तो सेल रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायग्राम नहीं पूछा जाएगा लेकिन सेल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ड्राई सेल का, निकल कैडमियम, ये 4 सेल पढ़ना है आपको। अभी स्टार्ट किए हम लोग, तो स्टार्ट किए किससे, ड्राई सेल से।
ड्राई सेल हुआ, ड्राई सेल के बाद में फिर क्या है, मरकरी सेल, मरकरी सेल के बाद लीड स्टोरेज सेल, लीड स्टोरेज सेल के बाद में निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये निकल कैडमियम स्टोरेज सेल के बाद में अब थोड़ा सा टॉपिक और बाकी रह गया है, आधा घंटा 45 मिनट का। इसमें पढ़ना हम लोग को फ्यूल सेल और कोरोजन, ठीक है। वैसे फ्यूल का मतलब होता है द सब्सटेंस विच बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। तो यहाँ पर सुनने से ये लग रहा है कि अच्छा किसी को जलाया जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, नहीं, वो तो इनडायरेक्ट मेथड हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को या किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, वाटर स्टीम में कन्वर्ट करता है, यह स्टीम टरबाइन को रोटेट करता है, तब फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। और कंसेप्ट क्या काम करता है, हाइड्रोजन का कंबसन का रिएक्शन याद करो, H2 + O2 इट गिव H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 डाल देते हैं और यहाँ भी 2 डाल देते हैं। थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन समझते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस जगह पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का -2। हाइड्रोजन का 0 से +1 हुआ, यानी इस जगह इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का 0 से -2, यानी इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। जनरल कंडीशन में क्या होता है, अगर ये हाइड्रोजन एटम है और दूसरा ऑक्सीजन एटम है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब क्या किया गया, यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई किया गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है। अगर इसी मूवमेंट को यहाँ हम हाइड्रोजन को रखें, यहाँ हम ऑक्सीजन को रखें और इनके बीच में वायर से कनेक्ट कर दें, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था जो डायरेक्ट यहाँ पहुँच रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करे और इस वायर के थ्रू पहुँचे ऑक्सीजन के पास में, तो आपको पता है कि अगर किसी वायर से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, अब उस ट्रांसफर को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इनडायरेक्ट, यानी कि किसी वायर के थ्रू करा दे रहे हैं। और जब वायर के थ्रू होगा, वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ में मूव करेगा, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। और इसी कंसेप्ट को लेकर फ्यूल सेल बनाया गया। इस फ्यूल सेल में 2 चैम्बर होता है इस तरीके से, ये एनोड चैम्बर हो गया और ये कैथोड चैम्बर हो गया। इस एनोड चैम्बर में हाइड्रोजन गैस को डाला गया और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस को डाला गया। हाइड्रोजन के अलावा और भी दूसरे फ्यूल ले सकते हैं, मीथेन होता है, इथेन होता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो हाइड्रोजन है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सेल पोटेंशियल वैल्यू सफिशिएंट होता है। और यहाँ पर इनके बीच में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता है, क्योंकि जब कभी भी सेल बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रोड और 1 इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है, एक एनोड, एक कैथोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। एनोड के फॉर्म में यूज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, कैथोड के फॉर्म में ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में एक्वस अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जब ये वर्क कर रहा है तो जब तक आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं तब तक ये सेल पोटेंशियल यानी कि सेल जनरेट करता रहेगा। यानी आपको चार्ज करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते रहिए। यहाँ कोई कंबसन नहीं हो रहा है, बर्निंग नहीं हो रहा है कि जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ये इनडायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है। और इस जगह पे जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर बन रहा है। तो आप समझ सकते हो स्पेस शिप वगैरह में जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पेस में जा रहे हैं और वहाँ पर वाटर आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है, तो वाटर भी तो यूजफुल हो जाएगा, बाकी का उसका दूसरी चीज़ में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये फ्यूल सेल से रिलेटेड था। इसका सेल रिएक्शन लिखिए आपको। फ्यूल सेल में ये एनोड हाफ रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजन कन्वर्ट कर गया किस में, वाटर में, और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से मूव करता हुआ कैथोड हाफ सेल के पास में पहुंचा यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोक्साइड आयन में, OH- आयन में। जो कॉमन है वो कैंसिल होगा, 4OH-, 4OH-, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2H2O है, यहाँ 4H2O है, कितना बचेगा, 2H2O।
यानी ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गया 2H2 प्लस O2 इट गिव 2H2। ठीक है, तो ये फ्यूल सेल था। मेन रिएक्शन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो चारों सेल हम लोग पढ़े और एक ये 5 सेल हुआ, कोरोजन में भी वही सेल का ही रिएक्शन आएगा, तो मेन सेल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। कोरोजन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद होता है और सारे मेटल में होता है, और कोरोजन डिपेंड करता है मेटल के नेचर और मेटल ऑक्साइड के नेचर पर, रिएक्टिविटी पर। जैसे जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल हैं उनमें कोरोजन का रेट स्लो होगा, और जो हाईली रिएक्टिव है उनमें कोरोजन का रेट फास्ट होगा। सारे मेटल में कोरोजन होता है। जैसे अगर हम लोग सिल्वर, गोल्ड इनकी बात करें तो ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल में है, इसलिए इनका कोरोजन का रेट बहुत स्लो होता है, और इस वजह से अपने साइन को लंबे समय तक मेंटेन करते हैं। अगर सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो सिल्वर से भी कम रिएक्टिव है गोल्ड, इसलिए इसमें कोरोजन और स्लो होगा। इसलिए आप देखते हो कि अगर कोई ज्वेलरी, कोई ऑर्नामेंट गोल्ड का है और दूसरा सिल्वर का है, तो सिल्वर का कलर जल्दी डल होता है गोल्ड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सिल्वर थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसमें कोरोजन का रेट उतना ही फास्ट होगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा, कोरोजन के समय में मेटल ऑक्साइड जो बन रहा है उसका नेचर क्या है, ये भी फैक्टर है कि इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम लोग एल्युमिनियम और आयरन को ले लें, एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन के रिस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ कोरोजन एल्युमिनियम में फास्ट होगा आयरन के रिस्पेक्ट में। लेकिन जैसे ही एल्युमिनियम में कोरोजन होता है, ये एल्युमिनियम के अपर पार्ट में जैसे ही इसका ऑक्साइड लेयर बनेगा, अब ये ऑक्साइड लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है। यानी जैसे ही एल्युमिनियम का अपर लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, अब ये एक प्रोटेक्टिव लेयर हुआ, अब ऑक्सीजन और मॉइस्चर को अंदर जाने से रोक देगा, और ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से ही कोरोजन हो रहा था। यानी कि अब एल्युमिनियम का कोरोजन क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि अब प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। अब आयरन की बात करते हैं। आयरन लिस्ट रिएक्टिव है इसके कंपैरिजन में, एल्युमिनियम के कंपैरिजन में, तो इसका कोरोजन जो वो धीरे धीरे होगा। आप आज चाहेंगे कि आज हम आयरन 8 के लिए हैं, अब इसमें हम कल सुबह जंग देखना चाहते हैं, तो नहीं होगा। ये स्लो प्रोसेस में है, स्लो रिएक्शन में है। आप पढ़े होंगे फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, तो कोरोजन स्लो रिएक्शन के एग्जाम्पल में आएगा। अब यहाँ पर इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब जंग लग गया तब इसका जंग जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनाता है, कोरोजन को, रस्टिंग को और बढ़ावा देता है। इसका जो रस्ट यानी कि ऑक्साइड है वो फ्लफी नेचर का होता है, भुरभुरा होता है। कभी जंग लगेगा तो टच करके देखना, फ्लफी नेचर का है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। ये मॉइस्चर और ऑक्सीजन को और ज़्यादा खींचता है। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा कहीं पर आपको जंग दिखाई दे रहा है ब्राउन, तो उस जगह पर बहुत तेज़ी से फैलता हुआ नजर आएगा आपको दूसरे जगह के रिस्पेक्ट में। इसलिए कहा जाता है कि अगर कहीं पर जंग दिखाई दे रहा है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट कीजिए, नहीं तो वो पार्ट आपका पूरा डैमेज हो जाएगा। आप ऑयल लगाइए, ग्रीस लगाइए, ठीक है, जो उपाय कर सकते हैं, पेंट लगाइए, तो वहाँ पर वो आपका रुकेगा। तो यानी दो फैक्टर है। एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव था आयरन के रिस्पेक्ट में, लेकिन उसका कोरोजन रुक गया क्योंकि वो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लिया। लेकिन कोरोजन आयरन में ज़्यादा हुआ, ज़्यादा नुकसान किया, क्योंकि इसका ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्टिव ना हो करके और ज़्यादा जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का था, पोरस नेचर का था, जिसकी वजह से उसमें रस्ट लग रहा है। 7th 8th स्टैंडर्ड का एक एक्टिविटी याद करो आप, वहाँ पर बताया गया था कि 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल डाल दो। यहाँ भी आयरन नेल डाल दिए, यहाँ भी आयरन नेल डाल दिए, यहाँ भी आयरन नेल डाल दिए, इन सब में आयरन नेल डाला हुआ है। अब तीनों में क्या कहा गया, कहा गया कि इन तीनों का कैप लगा दो, एक में सिर्फ एयर होगा, यहाँ सिर्फ एयर है। दूसरे में कहा गया कि इसको डिप कर दीजिए बॉइल्ड वाटर में, यहाँ सिर्फ बॉइल्ड वाटर है। बॉइल्ड वाटर करने का मतलब इसका एयर बाहर निकल चुका है, यहाँ भी इसको ऊपर से कैप लगा दी ताकि बाहर से फिर ऑक्सीजन नहीं आए। और तीसरे वाले को खुला छोड़ दीजिए, यहाँ पर इसका कुछ पार्ट वाटर में डिप्ड होगा और कुछ किसके कांटेक्ट में होगा, एयर। 1 सप्ताह के बाद में आप ऑब्जर्व कीजिए, 1 सप्ताह के बाद देखेंगे तो इसमें जंग नहीं लगा है, इसमें भी रस्ट नहीं लगा है, लेकिन इसमें रस्ट लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रस्ट लगने के लिए 2 फैक्टर जरूरी हैं, वाटर यानी कि मॉइस्चर और दूसरा एयर। जैसे अभी का समय जो है वो रस्ट लगने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी एयर में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होता है, मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन तो है ही है।
गर्मी के दिनों में, जाड़े के दिनों में ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कम हो जाता है तो रस्टिंग का रेट जो है वो स्लो हो जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर हटा दें हम लोग तो रस्ट लगना बंद हो जाएगा। और उसी मेथड को अप्लाई करते हैं हम लोग प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम कोरोजन में। जैसे ऊपर से पेंट लगा दिए, तो ये पेंट लगा दिए तो ये पेंटिंग जो है वो एक कवर का काम करता है, तो एयर और वाटर मॉइस्चर को अंदर जाने से रोक दिया। ऑयल भी यही काम करता है, ग्रीसिंग भी यही काम करता है, तो इसको हम लोग बैरियर प्रोटेक्शन कहते हैं, यानी कि ऊपर से एक बैरियर डाल दिए। दूसरा होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफाई का मतलब क्या होता है? त्याग करना। यानी इसमें क्या करते हैं, आयरन का कोई आर्टिकल है तो इसके ऊपर में जिंक या एल्युमिनियम का एक लेयर लगा देते हैं। आप बताओ जिंक और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक। तो अगर ऑक्सीडाइड होने की बात आएगी तो कौन ऑक्सीडाइड होगा? जिंक ऑक्सीडाइड होगा। लेकिन जिंक का ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है, तो जैसे ही ये जिंक ऑक्सीडाइड होगा तुरंत इसका ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, यानी कि अब ऑक्सीजन और मॉइस्चर को अंदर जाने से रोक देगा। इस तरह के आयरन को हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। याद होगा आपको, द लेयरिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, और उसे हम लोग जीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक मेथड है, जैसे अब यहाँ हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, यहाँ क्यों डाला गया कोरोजन को, ये तो नीचे क्लासेस में ही पढ़े थे। अब यहाँ ये आ गया कि जब कोरोजन हो रहा होता है तो उस वक्त में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप करता है उनके सरफेस पर। यहाँ पर ये देख रहे हो कि आयरन खुद ऑक्सीडाइड हो गया, यानी ये किस रूप में काम करता है? एनोड। मॉइस्चर जो आ रहा है वो काम कर रहा है कैथोड के फॉर्म में, और बाकी यहाँ पर जो एसिडिक गैसेज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर में कार्बोनिक एसिड बना लेगा। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड है, वो सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। तो ये एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है, और जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा रेट ऑफ कोरोजन उतना ही फास्ट होगा। इसलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर कोरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में टॉक्सिक गैसेज बाहर निकलते हैं, एसिडिक गैसेज बाहर निकलते हैं, और वो एसिड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। ये कैथोड हो गया, ये इनका सेल रिएक्शन है। अब अगर दोनों को ऐड करें हम लोग, ये एनोड का रिएक्शन और ये कैथोड का, तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और कुछ हो रहा है कैंसिल? नहीं। बचा हुआ क्या रह गया? 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस, इट गिव 2Fe2 प्लस 2H2O। अब यहाँ E0 सेल, कैथोड माइनस एनोड, तो देखो कैथोड में वैल्यू कितना है? 1.23, माइनस 0.44 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.67 वोल्ट। तो सेल पोटेंशियल का वैल्यू भी आ गया। यहाँ पर ये काम कर रहा है एनोड के रूप में, ये काम कर रहा है कैथोड के रूप में, और ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। अब इन तीनों में से किसी भी एक पार्ट को अगर आप प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं, रोक दे रहे हैं, तो बाकी आपका कोरोजन रुक जाएगा। जैसे एक होता है अल्कलाइन, अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन उन्हें कहा जाता है जो OH माइनस देते हैं। तो केमिकल प्रोटेक्शन मेथड में हम अल्कली डालते हैं, बेस डालते हैं, वो बेस काम क्या करता है? इस H+ के साथ कंबाइन कर जाता है। तो H+ हटा दिए तो बाकी अब कोई ऑक्सीडाइड और ना ही कोई रिड्यूस हो पाएगा, तो वहां पर ये रुक गया। एक और होता है जिसे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कहते हैं। इस इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में मान ली कि समुद्र के नीचे है ये आयरन का पाइप है। अब इस आयरन के पाइप को हमें रोकना है रस्ट से, क्योंकि पेट्रोलियम जो निकाला जा रहा है वहीं से निकाला जा रहा है। तब इसे हम लोग मैग्नीशियम के ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिए, और ये किसका है? आयरन का। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन के रिस्पेक्ट में, तो जब ऑक्सीडेशन होने की बारी आएगी तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइड होगा। आयरन में तब तक रस्ट नहीं लगेगा जब तक ये ऑक्सीडाइड नहीं हो, जब ये ऑक्सीडाइड होगा तभी रस्ट लगेगा। तो मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइड होने लगेगा, आयरन का पाइप तब तक आपका बचा हुआ रहेगा। बाकी का इंजीनियर का अपना कैलकुलेशन होता है, कितने समय के बाद में फिर हम लोग जो है वो मैग्नीशियम ब्लॉक को निकाल लेंगे, फिर नया फ्रेश मैग्नीशियम डालेंगे, क्योंकि वो मैग्नीशियम तो ऑक्सीडाइड हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इस मेथड को हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड करते हैं। तो ये इतना कुछ था कोरोजन में, यानी कि जो कोरोजन है आपका वो भी सेल के रूप में काम करता है। तो ये रिएक्शन आप नोट कर लिए हैं, लिख लिए हैं, अब बाकी इन सब बात को लिखवा देंगे, ठीक है। Thanks for watching this video.